Shani Singh and welcome to this channel. Here we are going to study the fourth chapter from Home Science class 11th and the name of this chapter is Management of Resources. तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। देखो यहाँ पे सबसे पहले रिसोर्सेज की बात की गई है कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। कोई भी एक्टिविटी करने के लिए, कुछ भी पाने के लिए हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उन सबको हम रिसोर्स बोलते हैं। ठीक है, ये ज़रूरत है हमें हमारे गोल तक पहुंचने के लिए, मतलब हमें हमारे गोल तक पहुंचने के लिए रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। टाइम, एनर्जी, मनी, नॉलेज, इंटरेस्ट, स्किल, मटेरियल, ये सब क्या है? रिसोर्सेज हैं। एनीथिंग विच इज़ नॉट यूज्ड बाय अस इट इज़ नॉट अ रिसोर्स। तो अगर कोई चीज़ हमारे द्वारा यूज़ नहीं हो रही है तो हम उसको रिसोर्स नहीं बोलेंगे। जो हमारे लिए यूजफुल है वही रिसोर्स है, जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है उसको हम रिसोर्स अपने लिए नहीं बोल सकते। फॉर एग्जाम्पल, अ बाइसिकल विच हैज़ नॉट बीन यूज फॉर लॉन्ग एंड इज जस्ट लाइंग एट योर प्लेस मे नॉट बी अ रिसोर्स फॉर यू। अगर आपके पास एक बाइसिकल है, आप उसको यूज नहीं कर रहे हो, बस आपके घर पे वो पड़ी है, तो वो आपके लिए रिसोर्स नहीं है। ठीक है, हाउएवर इट मे बी अ रिसोर्स टू समवन एल्स, लेकिन किसी और के लिए वो रिसोर्स हो सकती है। ठीक है, मतलब एक रिसोर्स, एक चीज जो आपके लिए रिसोर्स नहीं है, इसका ये मतलब नहीं कि वो दूसरे के लिए रिसोर्स नहीं हो सकती। वो दूसरे के यूज आ सकती है, दूसरे के लिए वो रिसोर्स हो सकती है। ठीक है, तो हमारी खुद की जरूरत के हिसाब से रिसोर्सेज चेंज होते रहते हैं। तो रिसोर्सेज को हम क्लासीफाई कर सकते हैं दो कैटेगरी में, ह्यूमन रिसोर्सेज और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज। अब इनको हम अच्छे से पढ़ेंगे कि क्या होते हैं ह्यूमन और क्या होते हैं नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज। तो देखो, जब हम रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं तो हमारे पास दो रिसोर्सेज हैं, एक है ह्यूमन, दूसरा है नॉन ह्यूमन। ह्यूमन में कौन कौन से आते हैं? ऐसे रिसोर्सेज जो हमारे अंदर होते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब जो ह्यूमन के अंदर होते हैं, ह्यूमन के पास होते हैं, जैसे नॉलेज, एप्टीट्यूड, स्किल, टाइम, एनर्जी, ये सब क्या है? ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। ठीक है, अब टाइम क्यों ह्यूमन रिसोर्सेज है, रिसोर्स के अंदर रखा गया है? क्योंकि हमारे पास, सबके पास 24 घंटे हैं, लेकिन हम कोई कोई इसको ज़्यादा यूज़ कर लेता है, कोई कोई 24 घंटे ऐसे ही बैठ के बिता देता है, कुछ नहीं कर पाता। तो ये हर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, इसीलिए इसको हमने ह्यूमन रिसोर्स के अंदर रखा है, टाइम को। नॉन ह्यूमन रिसोर्स कौन कौन से होते हैं? जो हमारे से बाहर हैं, बाहर जितने भी रिसोर्सेस हमको दिख रहे हैं सब नॉन ह्यूमन है। मनी, स्पेस, फर्नीचर, इक्विपमेंट, ये सब क्या है? नॉन ह्यूमन है। ह्यूमन जो हमारे अंदर है। अब रिसोर्सेज को और भी तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है, ह्यूमन, नॉन ह्यूमन तो हमने पढ़ा, इसके अलावा इंडिविजुअल और शेयर्ड रिसोर्सेज भी होते हैं, नेचुरल और कम्युनिटी रिसोर्सेज भी होते हैं, जिनके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो देखो, जब ह्यूमन रिसोर्सेज की और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज की हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमने ह्यूमन रिसोर्सेज में क्या पढ़ा था? नॉलेज, इंटरेस्ट, स्किल, तो इनको हम पढ़ेंगे। देखो, नॉलेज कैसे रिसोर्स है? ये इस तरह से रिसोर्स है क्योंकि अगर आपको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है तो आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आपको सक्सेसफुल होना है, किसी एक्टिविटी को सक्सेसफुली करना है, तो आपको उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अ टीचर हु डज नॉट हैव थोरो नॉलेज ऑफ हर हिज सब्जेक्ट कैन नॉट बिकम अ इफेक्टिव टीचर। अगर आप एक टीचर हो और आपको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है तो आप अच्छे टीचर नहीं बन पाओगे। तो हमें जिस भी एरिया में जाना है, जो भी चीज़ करनी है, उसके लिए नॉलेज होनी चाहिए। तो नॉलेज एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स है। मोटिवेशन, अगर हमको कोई चीज़ करनी है तो हमें उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, उसके लिए हमें मोटिवेट होना चाहिए। अगर हमारे अंदर इंटरेस्ट नहीं रहेगा उस चीज़ को लेकर तो हम वो चीज़ नहीं करेंगे। तो इंटरेस्ट भी एक ह्यूमन रिसोर्स है। देयर इज अ कॉमन सेइंग, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। दिस इंडिकेट्स दैट टू अकम्प्लिश एनी टास्क, ये बताता है कि अगर हमको कोई भी टास्क करना है तो हमारे अंदर विल होनी चाहिए, हमको मोटिवेटेड रहना पड़ेगा, हमें इंटरेस्टेड रहना पड़ेगा उस चीज़ में, तभी हम वो चीज़ कर पाएंगे। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट अपने सीखने के लिए, पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है तो उसको कितने भी रिसोर्सेज दे दो बाहर से, वो कुछ नहीं कर पाएगा। उसके बाद है स्किल्स। हमारी क्या स्किल्स हैं, हमारी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या हमारा एप्टीट्यूड है, ये सब हमें पता होना चाहिए। ऑल इंडिविजुअल्स मे नॉट बी स्किल्ड इन परफॉर्मिंग ऑल एक्टिविटीज। हर चीज़, हर स्किल आपके पास नहीं हो सकती, मतलब ज़रूरी नहीं कि हर इंडिविजुअल हर एक्टिविटी कर पाए। सबकी स्किल्स अलग अलग होती है, हर कोई हर चीज़ नहीं कर सकता। ईच वन ऑफ अस हैज़ एन एप्टीट्यूड इन सर्टन एरियाज, तो हमारा एप्टीट्यूड हर एरिया में क्या है? अलग अलग है। वी कैन देयरफॉर कैरी आउट एक्टिविटीज इन दीज एरियाज बेटर एज कम्पेयर टू अदर। तो कुछ एरिया में मैं अच्छा कर सकती हूँ, कुछ में आप अच्छा कर सकते हो, तो सबकी अलग अलग स्किल्स हैं, अलग अलग स्ट्रेंथ है। जैसे अब पिकल और चटनी जो है वो हर कोई बनाता है, हर कोई बनाता है ना, अपने अपने स्किल के हिसाब से, लेकिन किसी का बहुत अच्छा हो सकता है, किसी का उतना अच्छा नहीं हो सकता। हर किसी के अचार का टेस्ट सेम नहीं होता, वो लोग अपनी स्किल के हिसाब से उसमें चीज़ें मिलाते हैं, जिसकी वजह से सबका टेस्ट क्या होता है? अलग अलग होता है। अब इसका ये मतलब नहीं कि हम स्किल्स को एक्वायर नहीं कर सकते। अगर हमारे पास कोई स्किल नहीं है तो हम लर्निंग और ट्रेनिंग के थ्रू उसको सीख सकते हैं, लेकिन हर कोई हर चीज़ नहीं सीख सकता। टाइम, टाइम भी एक इंपॉर्टेंट ह्यूमन रिसोर्स है, क्यों? क्योंकि सबके लिए इक्वली है, 24 घंटे सबके पास होते हैं, लेकिन हम उसको कैसे डिपेंड करते हैं, कैसे स्पेंड करते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। टाइम वन लॉस कैन नॉट बी रिगेन्ड, अगर एक बार समय चला गया तो आप उसको दोबारा पा नहीं पाओगे, इसीलिए ये बहुत वैल्यूएबल रिसोर्स है। टाइम कैन बी थॉट ऑफ इन टर्म ऑफ 3 डायमेंशन, तो 3 डायमेंशन में आप टाइम को रख सकते हो। पहला है वर्क टाइम, नॉन वर्क टाइम दूसरा, तीसरा है लेजर या रेस्ट टाइम। ठीक है, तो इस तरह से 3 कैटेगरी में हम टाइम को क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। तो हमें बैलेंस बस करना आना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि आप काम कर रहे हो तो काम ही करते रहो, काम नहीं कर रहे हो तो काम ही मत करो, रेस्ट कर रहे हो तो रेस्ट करते रहो। तो आपको अपने गोल को पूरा करने के लिए, गोल तक पहुंचने के लिए टाइम को बैलेंस करना सीखना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है
एनर्जी। एनर्जी भी क्या है, एक ह्यूमन रिसोर्स है, क्योंकि सबकी जो फिजिकल एनर्जी है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। फॉर सस्टेनिंग इंडिविजुअल ग्रोथ एंड फिजिकल आउटपुट एनर्जी इज एसेंशियल। एनर्जी लेवल वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो ये मैंने पहले बताया कि हमारी फिजिकल फिटनेस के हिसाब से, हमारी मेंटल कंडीशन के हिसाब से, हमारी एज, पर्सनैलिटी, फैमिली बैकग्राउंड, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, इन सब के हिसाब से हमारा एनर्जी का लेवल क्या करता है, वेरी करता है। To conserve energy and to use it effectively, one must carefully think and plan through the activities so that one can complete the task efficiently. तो जितनी भी एनर्जी हमारे पास है, अपने एज को ध्यान में रख के, अपने फैमिली बैकग्राउंड को ध्यान में रख के, हम उसी तरह से अपने टास्क को प्लान करेंगे, और ताकि लिमिटेड एनर्जी में हम टास्क को क्या कर पाएँ, पूरा कर पाएँ। फिर है नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज। इसमें सबसे पहला है मनी। मनी सबके लिए अलग अलग हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि ये सबको मिले। किसी के पास कम हो सकता है, किसी के पास ज़्यादा हो सकता है, तो ये भी लिमिटेड रिसोर्स है, तो इसको भी हमको सोच समझ के यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा जितने भी मटेरियल रिसोर्सेज हैं वो सब नॉन ह्यूमन है। स्पेस, फर्नीचर, क्लोथ्स, स्टेशनरी, फूड आइटम्स, ये सब जो आप यूज़ करते हो किसी एक्टिविटी को कैरी आउट करने के लिए, वो सब क्या है, नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज में आते हैं। इसके अलावा हमने एक और कैटेगरी पढ़ी थी इंडिविजुअल और शेयर्ड रिसोर्सेज की। इंडिविजुअल रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं, जो किसी एक पर्सन से बिलोंग करते हैं। जैसे आपकी पेन आपका रिसोर्स है, आपका बैग, आपकी कॉपी, आपका बुक आपका रिसोर्स है, ठीक है। लेकिन जब हम शेयर रिसोर्स की बात करते हैं, वो सबका होता है। जैसे अगर पार्क है कहीं पे, ठीक है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, ये सब क्या है, शेयर्ड रिसोर्सेज है। ये पूरी की पूरी सोसाइटी, पूरी की पूरी कम्युनिटी यूज करती है, ठीक है। तो इंडिविजुअल रिसोर्सेज जो किसी एक के काम आते हैं, और कम्युनिटी रिसोर्सेज, शेयर्ड रिसोर्सेज जो सबके काम आते हैं, ठीक है। देखो लिखा भी गया है कि दीज आर रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल टू मेनी पर्संस ऑफ द कम्युनिटी सोसाइटी। शेयर रिसोर्सेज कैन बी नेचुरल और कम्युनिटी बेस्ड। तो शेयर रिसोर्सेज को नेचुरल रिसोर्स भी बोल सकते हैं, कम्युनिटी बेस्ड रिसोर्स भी बोल सकते हैं। तो ये जो कैटेगरी आई है ना नेचुरल और कम्युनिटी रिसोर्स की, ये किससे आई है, शेयर रिसोर्स से ही आई है। तो इसी के साथ हमारा ये तीसरा कैटेगरी आ गई, नेचुरल एंड कम्युनिटी रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, जो हमको नेचुरली अवेलेबल है, ये भी शेयर्ड ही होंगे। नेचुरल कम्युनिटी दोनों शेयर्ड रिसोर्सेज हैं, किसी एक से बिलोंग नहीं करते, किसी एक का नहीं हो सकता। जैसे हवा, पानी, माउंटेन्स, ये किसी एक से बिलोंग तो नहीं करता, ये सबको मिल सकता है। तो ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं। इसके अलावा कम्युनिटी रिसोर्सेज कौन से होते हैं, दीज रिसोर्सेज आर अवेलेबल टू एन इंडिविजुअल एज अ मेंबर ऑफ कम्युनिटी एंड सोसाइटी। अगर आप किसी सोसाइटी का मेंबर हो तो आपको ये रिसोर्सेज मिलेंगे। जैसे अगर आप किसी एरिया में रह रहे हो, तो वहाँ जो भी पार्क है, जो भी रोड है, जो भी ऑफिस है, वो आप यूज कर पाओगे। Every individual must strive to optimally use these resources and feel responsible in maintaining them. तो हर इंडिविजुअल को जरूरी है कि वो कम्युनिटी रिसोर्सेज को अच्छे से यूज करे और उनको मेंटेन भी करे। अब ये ना सोचे कि ये तो मेरा नहीं है तो इसको हम बर्बाद कर दें, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखना है, नेचुरल और कम्युनिटी रिसोर्सेज को हमको बचा के रखना है, भले वो शेयर्ड रिसोर्सेज हैं, भले वो सबके काम आ रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहला तो यूटिलिटी। ये विशेषताएं हर रिसोर्स में होनी ही चाहिए, तभी आप उसको रिसोर्स बोल पाओगे। यूटिलिटी मतलब अगर कोई चीज रिसोर्स है तो वो यूजफुल होनी चाहिए, अगर वो यूजफुल नहीं है तो वो रिसोर्स नहीं है। यूटिलिटी मीन्स द इंपॉर्टेंस और यूजफुलनेस ऑफ अ रिसोर्स इन हेल्पिंग वन टू अचीव अ गोल। वेदर और नॉट अ रिसोर्स हैज यूटिलिटी डिपेंड ऑन द गोल एंड द सिचुएशन। कोई भी रिसोर्स की यूटिलिटी है या नहीं है, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे और गोल पे। जैसे पिछले एग्जाम्पल में आपने देखा कि आपके घर पे बाइसिकल खड़ी है, लेकिन वो आपके लिए यूजफुल नहीं है। क्यों? क्योंकि आप उसको हो सकता है ना चलाते हो सकता है आपको वो चलानी नहीं आती हो सकता है आपके पास कोई अदर मीडियम हो, अदर मोड हो ट्रांसपोर्टेशन का, ठीक है। तो इसी वजह से यूटिलिटी डिपेंड करती है हमारे गोल पे, हमारी सिचुएशन पे, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए बताया गया है कि काउ डंग जो गोबर है उसको वेस्ट कंसीडर किया जाता है, लेकिन कहीं कहीं इसको फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है, कहीं कहीं इसको खाद के रूप में यूज किया जाता है। तो किसी के लिए वेस्ट है, किसी के लिए यूजफुल भी है। प्रॉपर यूज ऑफ इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज अवेलेबल टू अ फैमिली एंड कम्युनिटी लीड्स टू अ ग्रेटर सेटिस्फेक्शन। अगर हम जो भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, अगर हम उसको अच्छे से यूज कर रहे हैं तो हमको सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है रिसोर्सेज की एसेसिबिलिटी, अवेलेबिलिटी। कितना वो रिसोर्स आपके लिए अवेलेबल है। अगर वो रिसोर्स आपके लिए अवेलेबल है तब तो आप उसको रिसोर्स मानोगे, अन्यथा वो आपके लिए रिसोर्स नहीं है। तो एसेसिबिलिटी भी डिपेंड करती है, ये भी बहुत तरीके से होती है। जैसे पहला बताया गया है कि कुछ रिसोर्सेज ईजिली अवेलेबल होते हैं, कुछ रिसोर्सेज ईजिली अवेलेबल नहीं होते। कुछ रिसोर्सेज कुछ लोगों के लिए ईजिली अवेलेबल होते हैं, कुछ लोगों के लिए ईजिली अवेलेबल नहीं होते। और रिसोर्स की जो अवेलेबिलिटी है वो चेंज होती है समय के साथ। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि रिसोर्स पर्सन टू पर्सन भी वेरी करते हैं, टाइम टू टाइम भी वेरी करते हैं। जैसे अगर हम मनी का एग्जाम्पल लें तो हर परिवार के पास
पैसा ज़रूरी होता है और हर परिवार उसको रिसोर्स की तरह यूज़ करती है, ठीक है? चाहे कम या ज़्यादा। तो हो सकता है ना कि किसी फैमिली के पास ये रिसोर्स जो है ईज़िली आ जाए, पैसा ईज़िली आ जाए और किसी को इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़े। हो सकता है किसी के पास ज़्यादा हो ये रिसोर्स पैसा, हो सकता है किसी के पास पैसा कम हो। हो सकता है समय के साथ-साथ एक ही पर्सन जो है, उसी के पास कभी पैसा बहुत ज़्यादा आए, कभी पैसा ना आए। तो टाइम टू टाइम भी इसकी जो अवेलेबिलिटी है वो चेंज हो सकती है। व्हाइल सम हैव सफिशिएंट मनी टू मीट देयर नीड्स, देखो बताया गया है कि कुछ लोगों के पास बहुत पैसा है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, वहीं कुछ के पास लिमिटेड बजट होता है। द अमाउंट ऑफ अवेलेबल मनी इज ऑल्सो डिफरेंट ड्यूरिंग द बिगिनिंग ऑफ अ मंथ एज कम्पेयर टू टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ। तो अगर हम महीने की शुरुआत की बात करें तो हमारे पास ज़्यादा पैसा होता है, और अगर महीने के अंत में देखें तो हमारे पास पैसा कम होता है। तो टाइम टू टाइम क्या कर रहा है, पैसा वेरी कर रहा है। तो समय के साथ साथ रिसोर्स की अवेलेबिलिटी चेंज हो रही है। महीने की शुरुआत में आपके पास पैसा ज़्यादा है, महीने के अंत आते आते आपका पैसा क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है रिसोर्स की वो है इंटरचेंजेबिलिटी। मतलब एक रिसोर्स अगर नहीं है तो उसके जगह पे आप दूसरा रिसोर्स यूज कर सकते हो, ठीक है? तो हर रिसोर्स का कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट, उसका विकल्प जरूर होता है। इफ वन रिसोर्स इज नॉट अवेलेबल इट कैन बी सब्स्टिट्यूटेड बाय अनदर। For example, if your school bus does not arrive on time to pick you up, you can go to school in your car, tractor, bullock cart, scooter। तो मतलब अगर आपकी स्कूल बस नहीं आई, वो आपके लिए रिसोर्स थी। अगर आप नहीं आई तो ऐसा तो नहीं कि आप स्कूल नहीं जाओगे, आप उसकी जगह पे किसी और चीज़ से स्कूल जा सकते हो। तो ये चीज़ बताई गई है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, इंटरचेंजेबल होते हैं। अगर एक रिसोर्स नहीं अवेलेबल है तो उसकी जगह पे आप दूसरा रिसोर्स यूज कर सकते हो, ठीक है? इसके बाद अगली कैरेक्टरिस्टिक है मैनेजेबल। हर रिसोर्स को मैनेज किया जाना ज़रूरी है। अगर आप रिसोर्सेज को मैनेज नहीं करोगे, तो वो कैसा भी रिसोर्स हो, वो खत्म हो जाएगा, ठीक है? सिंस रिसोर्सेज आर लिमिटेड, रिसोर्सेज कैसे होते हैं, लिमिटेड होते हैं। दे शुड बी मैनेज्ड प्रॉपर्ली एंड इफिशिएंटली, सॉरी इफेक्टिवली फॉर देयर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। तो अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए हमको रिसोर्स को मैनेज करना आना चाहिए, उसको बचाना आना चाहिए। रिसोर्सेज शुड बी यूज इन सच अ वे दैट वी अटेन मैक्सिमम आउटपुट विथ मिनिमम इनपुट ऑफ रिसोर्सेज। मतलब कम रिसोर्सेज को यूज करके आप ज्यादा रिजल्ट पाओ, ये आपको देखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल वी शुड अवॉइड यूजिंग 2-3 buckets of water to wash clothes if we can wash them using 1 bucket। तो अगर एक बाल्टी पानी में आप कपड़े धो सकते हो तो 2-3 बाल्टी को पानी वेस्ट करना अच्छी बात नहीं है, हम इसको अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक है मैनेजिंग रिसोर्सेज। अब मैनेजेबल है रिसोर्स तो हमको इसी से पढ़ना है कि कैसे हम रिसोर्स को मैनेज करेंगे। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट नन ऑफ द रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड। कोई भी रिसोर्स चाहे कैसा भी हो, वो अनलिमिटेड नहीं है। हर रिसोर्स लिमिटेड होता है, ठीक है? all resources or are finite, ठीक है? We need to utilize resources effectively to achieve our goals faster and efficiently। तो अगर हमें जल्दी से अपने गोल को पाना है तो हमको यूटिलाइज करना पड़ेगा रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से, उनको वेस्ट नहीं करना है। मैनेजिंग रिसोर्सेज इज अबाउट गेटिंग द मोस्ट फ्रॉम द रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल टू अस। हमारे पास जो भी रिसोर्स अवेलेबल है उससे हम ज़्यादा चीज़ें कैसे बना पाएँ, ये हमको फ़ोकस करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल सबके पास 24 घंटे हैं। अब आप एक अच्छे से पूरा दिन का प्लानिंग कर सकते हो कि आपको कब क्या करना है, और आप उस 24 घंटे में भी अपने गोल को अचीव कर सकते हो, अपने आप को प्रोडक्टिव बना के। लेकिन कुछ लोग उस 24 घंटे को यूज़ नहीं कर सकते, उनके लिए वो 24 घंटा कम पड़ सकता है, कुछ लोगों के लिए ये 24 घंटा सफिशिएंट हो सकता है। मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज इन्वॉल्व इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोसीजर विच इंक्लूड प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इम्प्लीमेंटिंग, कंट्रोलिंग एंड इवैल्यूएशन। तो यहाँ पे ये चीज़ों करके आप रिसोर्स को मैनेज कर सकते हो। तो रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, सबसे पहला प्लानिंग, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा इम्प्लीमेंटिंग, चौथा कंट्रोलिंग और पांचवा इवैल्यूएशन, ठीक है? तो ये चीज़ें आप कर सकते हो रिसोर्स को मैनेज करने के लिए। तो मैनेजमेंट प्रोसेस अब हम पढ़ेंगे। मैनेजमेंट प्रोसेस में हमने पढ़ा ये पांचों चीज़ें हैं, जिसमें सबसे पहला है प्लानिंग। आपको कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले क्या करनी पड़ेगी, प्लानिंग। तो प्लानिंग फर्स्ट स्टेप है किसी भी मैनेजमेंट प्रोसेस का। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैनेजमेंट प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप क्या होता है, प्लानिंग होती है। इट हेल्प अस टू विजुलाइज द पाथ टू रीच आवर गोल। प्लानिंग करके ही हम विजुलाइज कर सकते हैं अपने पाथ को, अपने रास्ते को, जिस रास्ते पे चल के हमको अपना गोल मिलेगा। इन अदर वर्ड्स, टू प्लान इज टू प्रोड्यूस अ स्कीम फॉर एक्शन टू अचीव स्पेसिफाइड गोल बाय यूजिंग द अवेलेबल रिसोर्सेज। तो अवेलेबल रिसोर्सेज को यूज करके, प्लान को फॉलो करके हम कैसे अपने गोल को अचीव करेंगे, यही हम प्लानिंग में देखते हैं, ठीक है? तो प्लानिंग में बहुत सारे एक्शन इन्वॉल्व होते हैं। हम अपने आप से कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिसके बेसिस पे हम प्लानिंग कर सकते हैं। तो क्या क्वेश्चन हम पूछेंगे प्लानिंग करने से पहले? सबसे पहला कि व्हाट इज आवर प्रेजेंट सिचुएशन। हम प्रेजेंट हमारी सिचुएशन क्या है, ठीक है? अब इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है? और फिर हम उनको लेके फ्यूचर में क्या कर सकते हैं। व्हाट डू सेकंड क्वेश्चन हम पूछेंगे, वेयर डू वी वांट टू रीच। हमारी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। दूसरा हम ये पूछेंगे कि हमारा गोल क्या है, हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं, ठीक है? फिर गैप हम देखेंगे कि हमारी प्रेजेंट सिचुएशन में और हमारी फ्यूचर
का जो गोल है उसमें कितना गैप है, हमको क्या करना होगा उस सिचुएशन तक, उस डिजायर्ड गोल तक पहुंचने के लिए। फिर चौथा है हाउ कैन वी रीच आवर डिजायर्ड गोल। फिर हम गैप देखने के बाद ये प्लान करेंगे कि हम कैसे उस गोल तक पहुंचे जो हमने सोचा है अपने लिए। ठीक है, तो यहाँ पे इन सारे क्वेश्चन को जब हम आंसर करेंगे ना तो हम एक बेहतर प्लानिंग कर पाएंगे। अब यहाँ पे आपकी बुक में बताया गया था कि कैसे आप इसको फिगर के थ्रू समझ सकते हो। देखो आपकी ये करंट सिचुएशन है, आपने पूछा कि आपकी सिचुएशन प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, तो आपका ये करंट स्टेटस है। अब आप यहाँ पे फ्यूचर में पहुंचना चाहते हो, तो फ्यूचर का गोल आपका ये है। ठीक है, तो ये सिचुएशन है आपकी प्रेजेंट और आप कहाँ पहुंचना चाहते हो ये है। अब इन दोनों के बीच का सबसे पहले आप गैप देखोगे, उसके बाद फिर आप ये देखोगे कि ये जो गैप है इसको हम कैसे भर पाएंगे। ठीक है, अब स्टेप्स हैं प्लानिंग के। प्लानिंग आप कैसे करोगे, कैसे क्या क्वेश्चन पूछोगे वो तो हो गया, अब क्या क्या स्टेप फॉलो करोगे, कैसे प्लानिंग करोगे। तो सबसे पहले आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। आप प्रॉब्लम को क्या करोगे, आइडेंटिफाई करोगे, क्या प्रॉब्लम है, आपको किस गोल तक पहुंचना है वो आप सोचोगे। आइडेंटिफाई डिफरेंट अल्टरनेटिव्स। अब जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो भी आपके पास अल्टरनेटिव्स हैं, विकल्प हैं, उनको चुनोगे कि कौन कौन से विकल्प है। अब एक प्रॉब्लम कई तरीके से सॉल्व हो सकती है ना, तो आप डिफरेंट डिफरेंट अल्टरनेटिव्स को रखोगे। अब उन अल्टरनेटिव्स में से जो सबसे अच्छा है उसको आप चुनोगे, जो विकल्प आपके लिए बेटर होगा आप उसको चुनोगे। फिर उसी विकल्प पे आप प्लान करना शुरू करोगे, उसी पे अपना एक्शन को प्लान करोगे कि कैसे अब हम इसमें एक्शन करेंगे। अब उसके बाद जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होगा, जो भी रिजल्ट आपको मिलेगा आप उसको एक्सेप्ट करोगे, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो। तो ये स्टेप्स हैं प्लानिंग। ठीक है, इसके बाद प्लानिंग हमने पढ़ लिया। अब सेकंड है ऑर्गेनाइजिंग, कैसे हम ऑर्गेनाइज करेंगे। प्लानिंग के बाद हमको क्या करना पड़ता है, ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। हमने बना लिया प्लान कि हम कहाँ हैं, हमको कहाँ पहुंचना है, कैसे पहुंचना है। इट इज कलेक्टिंग एंड अरेंजिंग अप्रोप्रिएट रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट प्लान्स इन एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। तो जो हमने प्लान बनाया था उसके लिए जो जो रिसोर्स हैं उनको कलेक्ट करना, उनको अरेंज करना ऑर्गेनाइजिंग में आता है। जैसे आपका प्लान है कि आपको 90% पाना है 12th में। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, अब अभी आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आपको सिर्फ एक दो चैप्टर याद है। अब आपने प्लान बना लिया कि कैसे कैसे आप इस गोल तक पहुंचोगे। अब इस गोल तक पहुंचने के लिए आपको रिसोर्सेज चाहिए, आपको बुक्स चाहिए, आपको नोट्स चाहिए। तो आप उसको फिर अरेंज करोगे, आप रिसोर्सेज को ढूंढोगे, उसको रखोगे। ठीक है, फिर इम्प्लीमेंटिंग। अब आपने प्लानिंग कर ली, चीज़ें रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज कर लिए, कलेक्ट कर लिए। अब आप इम्प्लीमेंटिंग करोगे, मतलब अब आप उस चीज़ पे, उस प्लानिंग पे एक्शन करना शुरू करोगे। ठीक है, तो जो आपने प्लान बनाया था उस पे एक्शन करना ही इम्प्लीमेंटिंग होता है। ठीक है, तो जैसे आपको 90% चाहिए थी, आपने बुक्स ले ली, ऑर्गेनाइज कर लिया अपने रिसोर्सेज को, अब आप पढ़ना शुरू करोगे। ठीक है, अब है कंट्रोलिंग। अब बीच बीच में आपका मन भी भटकेगा, आपने पढ़ना शुरू किया तो ऐसा तो है नहीं कि आप पढ़ते ही रहोगे। आपका मन भटकेगा, हो सकता है जो आपने टाइम टेबल बनाया था आप उसको अच्छे से फॉलो नहीं कर रहे हो, तो आपको अपने आप को कंट्रोल भी बीच बीच में करना पड़ेगा। ठीक है, इट रिफर्स टू द टास्क ऑफ इंश्योरिंग दैट योर एक्टिविटीज आर परस्यूड प्रोड्यूसिंग द डिजायर्ड रिजल्ट। आपको ये देखना पड़ेगा जो आप कर रहे हो। जैसे मान लो आपको 90% नंबर चाहिए, आपने एक प्लान बनाया है, आपने डेली का टाइम टेबल बनाया है, उस टाइम टेबल पे आप इंप्लीमेंटेशन कर रहे हो, काम कर रहे हो, उन उन रिसोर्सेज का यूज करके आप पढ़ रहे हो। लेकिन आपने 10 दिन वैसे पढ़ाई की, आपको कोई रिजल्ट नहीं मिला, कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आप उस प्लान को चेंज करोगे ना, उस टाइम टेबल को चेंज करोगे, बुक्स को थोड़ा इधर उधर करोगे, चेंज करोगे, ताकि आप जो है वो अपने गोल तक पहुंच पाओ। तो कंट्रोलिंग में यही होता है कि आप जो भी एक्टिविटीज कर रहे होते हो आप उसको देखते हो कि ये एक्टिविटी गोल तक पहुंचने के लिए जरूरी है या नहीं है। अगर वो एक्टिविटी जरूरी नहीं है तो फिर आप उसको चेंज करते हो, आप दूसरी एक्टिविटीज अपनाते हो। इन अदर वर्ड्स, द प्लान यू हैव पुट इनटू एक्शन इज गेटिंग द डिजायर्ड रिजल्ट। तो अगर आपने जो प्लान बनाया था वो अगर अच्छे से एक्शन में आ गया है और अगर उसमें कोई चीज दिक्कतें आ रही हैं तो कंट्रोलिंग में आप उसको क्या करोगे, मॉनिटर करके सॉल्व करने की कोशिश करोगे। कंट्रोलिंग हेल्प मॉनिटर द आउटकम्स ऑफ एक्टिविटीज एंड मेक श्योर दैट द प्लान्स आर बीइंग इंप्लीमेंटेड करेक्टली। जो आपने प्लान बनाया था वो अच्छे से करेक्टली इंप्लीमेंट हो, इसके लिए कंट्रोलिंग जरूरी है। इट इज इंपॉर्टेंट एज टू प्रोवाइड फीडबैक्स एंड हेल्प्स टू चेक एरर्स। आपको लास्ट में नहीं जाके देखना है, अब आप सीधे एग्जाम के टाइम पे नहीं देखोगे कि आप कितना लिख पा रहे हो, आप बीच बीच में भी मॉक्स देते रहोगे, जिसकी वजह से आप चेक करते रहोगे, खुद को फीडबैक देते रहोगे। तो ये कंट्रोलिंग ही है। जो मॉक आप दे रहे हो उसमें अपनी कमियों को पकड़ रहे हो, क्यों आपने क्या किया ऐसा गलत, तो वो सब कंट्रोलिंग के अंदर ही आता है। जब आप बीच बीच में चेक कर रहे हो, खुद को फीडबैक्स ले रहे हो, तो ये फीडबैक जो है वो हेल्पफुल है आपको अपने प्लान को फिर से रिवाइज करने के लिए, कि आप गोल तक पहुंचने के लिए जो चीजें आपको करनी चाहिए वो आप कर रहे हो अच्छे से या नहीं। Therefore, while you are putting your study plan into action, yet you are unable to complete your allotted chapter because you watch television. जैसे मान लो आपने कहा था कि ये चैप्टर आप कंप्लीट करोगे, लेकिन आपने क्या कर ली, टीवी देख ली, जिसकी वजह से आप उस प्लान तक सॉरी आप उस गोल तक पहुंच नहीं पाए, आपने वो चैप्टर कंप्लीट नहीं कर पाया। तो इससे क्या होगा, आपको फीडबैक मिलेगा कि आपने क्या किया, डिस्ट्रैक्शन आपके अंदर हुआ, जिसकी वजह से आप अपने गोल तक नहीं पहुंच पाए। तो इससे क्या करोगे आप, अपना जब आपको फीडबैक मिलेगा कि इस वजह से मैं अपने गोल तक नहीं पहुंचा, तो आप उस डिस्ट्रैक्शन को कम करने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो कंट्रोलिंग बहुत जरूरी है। अब लास्ट में जब हमारा सारा काम हो गया तब हम इवेल्युएट करते हैं। ये फाइनल स्टेज है
यहाँ पे आपने जो प्लान किया था उस पे एक्शन भी कर लिया। अब आप वहाँ पे अब जो रिज़ल्ट आएगा, अब आपको उसको इवैल्यूएट करना है। मान लो 90% आपको चाहिए थे, लेकिन आपके 90% से ज़्यादा आ गए, मान लो 95% आ गए, 92% आ गए, तो आप उसको भी इवैल्यूएट करोगे कि मैंने क्या अच्छा किया जो ये हुआ। अगर आपके 90% नहीं आ पाए, आपके मान लो 80% ही आए या 70% ही आए, तो भी आप इवैल्यूएट करोगे कि मैंने ऐसा क्या किया जिसकी वज़ह से कम नंबर आए। तो आप उसको फिर नोट डाउन करोगे कि ऐसी गलती आप फिर दोबारा ना करो, ठीक है? द एंड रिज़ल्ट ऑफ द टास्क इज़ कंपेयर्ड विद द डिज़ायर्ड रिज़ल्ट। तो आप देखोगे जो आपने सोचा था वो आपको मिला या नहीं मिला। अगर उससे ज़्यादा मिला तो क्यों मिला, उससे कम मिला तो क्यों मिला। ऑल द लिमिटेशन एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द टास्क आर नोटेड। तो आप अपनी कमियाँ, अपनी स्ट्रेंथ सबको नोट डाउन करोगे और फिर आगे फ्यूचर में जो भी टास्क आपको करने हैं, जो भी गोल बनाने हैं, उसको इफेक्टिवली बना पाओगे और उसको पूरा भी कर पाओगे। With the reference of example of studying, evaluation is what you do when you get back the checked sheets of the examination। वही मैंने बताया ना कि जब आपका रिजल्ट आएगा तो आप इवेल्युएशन ही तो होता है, वो आपका रिजल्ट क्या है, इवेल्युएशन ही तो है कि आपने क्या किया पूरे साल। यू इवेल्युएट योर मार्क्ड आंसर शीट एज पर द प्रिपरेशन यू हैड डन फॉर द एग्जामिनेशन एंड द रिजल्ट यू हैड वांटेड टू अचीव। तो आप देखोगे कि आपकी आंसर जो आपके रिजल्ट आएंगे तो आप उसको देखोगे कि आपने क्या सोचा था और आपको क्या मिला, क्या आपने जो सोचा था वो आपको मिला। If the score of any subject falls short of your expectation, you try to identify the reason for the same। अगर किसी सब्जेक्ट में कम नंबर आए हैं तो आप उसका रीजन खोजने की कोशिश करोगे। At the same time you also try to find out your strength। और अगर किसी सब्जेक्ट में ज्यादा नंबर आया है तो भी आप देखोगे कि क्या रीजन है कि इसमें ज्यादा आया, इसमें कम आया, ठीक है। Then you use these strength to overcome your limitation to secure better marks in your next examination। तो अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा के, अपनी वीकनेस को कम करके आप अगले एग्जाम में अच्छा करने की कोशिश करोगे। तो इवेल्युएशन इसीलिए होता है ताकि आपको फ्यूचर में अगर कोई प्लान बनाना है तो आप उसके लिए तैयार रहो। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप जो भी हमने पढ़ा वो सब आपको समझ में आया हो। फिर भी अगर कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।